नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक बेहद ही खूबसूरत शुरुआत आपकी हो रही है और वो शुरुआत होगी मिशन कामयाबी जिद से जीत तक। इस YouTube चैनल पे आपको लगातार जो है हिंदी की क्लासेज, कंप्यूटर की क्लासेज, जीके की क्लासेज, लगातार आपको सभी विषयों की क्लासेज मिलती रहेगी। उसी कड़ी में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं मिशन कामयाबी के इस डिजिटल YouTube प्लेटफॉर्म पे एक हिंदी की नई शुरुआत के साथ मैं सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, जितने भी साथी हमसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे एक ये विनम्र प्रार्थना रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके चिर परिचित कोई भी परीक्षार्थी हो, किसी भी एग्ज़ाम की यदि वो तैयारी करने वाला है और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी यदि वो करने वाला है कि जिसमें हिंदी का पोर्शन आए, हिंदी के कुछ भी कितने भी क्वेश्चंस आएँ, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेहद ही आनंद के साथ, बेहद ही मनोरंजन के साथ हम हिंदी पढ़ेंगे। और एक बार फिर से पुनः बताना चाहता हूं कि आपका ये डिजिटल बोर्ड से केवल और केवल आप सभी साथियों को समर्पित रहेगा और आपका और हमारा मिलकर के एक ही लक्ष्य रहेगा कि सभी साथियों को मंजिल तक पहुंचाएं और अपनी मंजिल पर पहुंच करके आप एक सुखद पल का अनुभव करें। वो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बना घोंसला तेरा, तो उसने कहा कि भरनी पड़ती है उड़ान दूर दूर तक, तिनका उठाना पड़ता है। मतलब सिर्फ इतना रहेगा कि प्रत्येक एक शब्द आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। यदि आप हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो एक एक शब्द जिसके उच्चारण की बात की जाए, परीक्षा में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चंस की बात की जाए, प्रश्नों की बात की जाए या फिर उसके ऑप्शंस की बात की जाए, प्रत्येक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए जुड़िए हमसे और लगातार जुड़े रहिए। इसी आशा के साथ हम शुरुआत करते हैं मिशन कामयाबी के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आपकी क्लास रहेगी, वो प्रतिदिन क्लासेस रहेंगी, तो आप सभी लगातार हमसे जुड़े रहें, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एक बड़ा ही बेहद ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम रहेगा समास। लगातार जितनी भी हम परीक्षाएं देखते हैं, प्रत्येक परीक्षा में एक नंबर का बेहद ही लजीज समास का क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान रखें, समास का क्वेश्चन जब भी आएगा वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें दो तरह की बातें रहेंगी। एक तो समास की डायरेक्ट आपसे ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, अर्थात उसकी परिभाषा से संबंधित बात कर ली जाती है किसी भी एग्जाम में। दूसरी बात, समास के अर्थ को लेकर के बात कर ली जाती है। तीसरी बात, समास के विलोम शब्द को लेकर के बात कर ली जाती है। चौथी बात, समास में क्या प्रयुक्त होते हैं इसको लेकर के बात कर ली जाती है। और इससे अगली बात आती है, तो समास की जब बात आएगी तो समास के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनको लेकर के बात कर ली जाएगी। कहने का मतलब है प्रत्येक एक जो भी शब्द मैंने लिखा ये एक क्वेश्चंस का रूप लेगा, एक प्रश्न का रूप लेगा और उसके उत्तर का चयन आप सभी को करना पड़ेगा भाई। तो आइए हम प्रत्येक चीज को बिल्कुल बेहद ही सामान्य और साधारण तरीके से पढ़ते हैं। जब बात आती है समास की, ये दो शब्दों के मेल से बनता है, सम जमा आस। और जब बात आती है आस शब्द की, ये संस्कृत की एक धातु है। जिस धातु की बात की जाए तो वो धातु है अस धातु। बात आती है कि संस्कृत के अंदर एक अस धातु है, जिस अस का अर्थ होता है, अगर मैं इसके अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है होना। अब कहता है जी क्या होना, तो फिर सम शब्द की बात आए तो सम का अर्थ होता है समान, इसका मतलब समान होना। अब डायरेक्ट बात आएगी कि जी समान क्या होना, तो जो शब्द समान रख दिए जाते हैं और उन शब्दों से एक नया शब्द बना लिया जाता है, वही समास की भूमिका निभाता है। सुनिए, समझिए, ध्यान से देखिए। हिंदी भाषा के अंदर जब बात आती है तो सम तीन तरह के होते हैं। एक सम मैंने लिख दिया, दूसरा सम आपके सामने है, तीसरा सम भी आपके सामने है। जब इनकी बात आती है सम सम सम, इस सम का अर्थ होता है शांत भाई। इसका अर्थ क्या होता है? शांत।
जो आपके समास के टॉपिक में प्रयुक्त नहीं हुआ लेकिन ये शब्द युग्म के साथ आपकी परीक्षा के अंदर आ सकता है, इस शब्द को और इस शब्द को एक साथ रख करके आपकी परीक्षा में डाल दिया जाएगा और ऊपर लिखा जाएगा निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा। इसलिए इसका अर्थ होता है शांत। इस शब्द की जब बात आती है इसका अर्थ होता है सम्यक। सम्यक याद ना रहे तो इसी सम्यक को हम पढ़ सकते हैं क्या भाई, संपूर्ण। तो कुल मिलाकर के बात आती है, वो बात ये आती है कि सम का अर्थ होता है क्या भाई, यहां पर हमने ले लिया सम्यक, सम्यक ना समझो तो संपूर्ण है, और इस सम का अर्थ क्या है, समान। अब कहता है जी किसको समान रखना, तो भाई सीधी सी बात है, मैं यहां पर एक छोटा सा विकल्प देकर के आपसे बात कर लूं। मैंने कहा भगवान में विश्वास रखने वाला, भगवान में विश्वास रखने वाला, विश्वास रखने वाला। अब कुल मिलाकर के यहां पर मैंने एक नहीं अनेक शब्दों को मैंने क्या रख दिया, समान रखा है। अनेक शब्दों को मैंने समान रखा है। समान रखने के बाद यहां से एक शब्द निकल करके आया, और वो शब्द निकल करके आया क्या भाई, आस्तिक। इसका मतलब इस शब्द में 100% कोई ना कोई समास है। तो जब शब्दों को समान रख दिया जाएगा, समान रखने के बाद उससे कोई नया शब्द बना लिया जाएगा, ऐसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन, जिसकी परिभाषा आगे चल करके पूर्णतया मैं उदाहरण के साथ स्पष्ट करूंगा। लेकिन मैंने इस शब्द को आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठाने का काम किया कि समान होना चाहिए। जो भी शब्द आए सारे शब्द समान रखे हैं, बराबर रखे हैं, इक्वल रखे हैं, तुलनात्मक दृष्टि से भी देख लिया। और इनको रखने के बाद आपसे एक शब्द पूछा जाएगा, वो एक शब्द यदि वो दे पाता है तो समास की प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा, और यदि वो अर्थ नहीं दे पाता है तो फिर वो समास कहलाने के लायक भी नहीं रहेगा। जैसे इसकी मैं तुलनात्मक अध्ययन करके बताऊं तो मैंने कहा पिताजी कुएं पर सोता है, पिताजी कुएं पर सोते हैं, कुएं पर सोते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिख दिया। अब इसमें भी शब्दों को समान रखा गया है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कोई एक शब्द बन सकता है इस वाक्य से? क्या आप कोई एक शब्द बना सकते हैं? आपका उत्तर निकलेगा जी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो इस प्रक्रिया में कोई भी समास नहीं है। तो जब जब कहता है कि शब्दों से एक नया शब्द बनने की प्रक्रिया आरंभ होगी, वहां पर सदैव कोई ना कोई क्या रखा मिलेगा, समास। तो यहां पे हमने इस समास शब्द के टुकड़े करके पढ़ा कि इसमें 2 टुकड़े होंगे, एक होता है सम और दूसरा है आस। आस शब्द की उत्पत्ति होती है वो संस्कृत की अस धातु से होती है, जिसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है होना। अब बात आती है कि जी समान होना, होना ना समझो तो रखना ले सकते हो कि समान रखना। तो भाई समान किसको रखना, शब्दों को समान रखना। शब्दों को समान रखने से जो नया शब्द बन करके आता है वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं आगे बढ़ करके बात कर रहा हूं, अगली स्लाइड पे देखिए, ये लीजिए। अब बात आती है भाई समास की में प्रयुक्त क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, हर एक चीज को क्लियर करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। समास में प्रयुक्त होते हैं। अब यहां पर 2 चीजें मिलेंगी आपको। ऑप्शन के अंदर जो देखने को मिलेगा आपको, शब्द भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन के अंदर जो आपको मिलेगा वो पद भी देखने को मिलेगा। 2 ऑप्शन कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संशय यहाँ पे बरकरार है, लेकिन वो आज के बाद होना नहीं चाहिए। अब बात आती है कि जी शब्द और पद में अंतर क्या है, क्योंकि हमारा उत्तर क्या बनने वाला है कि समास में क्या प्रयुक्त होते हैं। ये एचएसएससी लेवल पे क्वेश्चन आ भी चुका है। आपका जो वास्तविक उत्तर रहेगा वो वास्तव में क्या रहेगा, पद रहेगा। क्यों रहेगा, इस चीज को सुन लीजिए, समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लिखा, देखो मैं इसी से आगे बढ़कर के सारी बातें क्लियर कर दूं। और मैंने यहाँ पे लिखा कि राम कुमार या फिर राजकुमार लिख लो। यहाँ पे हमने लिखा राजकुमार, और पीछे हमने लिख दिया राजकुमार बीमार है। ये अपने आप में वाक्य है। इसी वाक्य को मैंने थोड़ा सा खोल करके लिखा, तो मैंने कहा राजा का कुमार बीमार है। आप जब छोटे थे तो आपसे एक अध्यापक या अध्यापिका कहती थी कि भाई दीपावली के ऊपर, दीपावली ये हिंदुओं का एक त्योहार है, इस दीपावली शब्द के ऊपर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, प्रस्ताव लिखना है।
आपसे कहा जाता कि दीपावली पर निबंध लिखिए, तो मुझे एक बात बताओ, दीपावली क्या था अपने आप में? फिलहाल एक शब्द है, और मैंने यहां से लिखना प्रारंभ कर दी, इसकी प्रस्तावना, इसकी भूमिका बना करके मैंने शुरू कर दी। और जब मैंने इसकी भूमिका बनाई तो मैंने कहा दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। दीपावली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। ये मैंने यहां पर एक क्या बना दी भाई? यहां पर ये मैंने एक वाक्य बना दिया। इसको आप क्या कह सकते हो? वाक्य। और इसको केवल क्या कह रहे थे? शब्द। तो ध्यान से सुन लीजिए, आगे कभी गलत नहीं होगा। यहां पर मैंने कहा दीपावली अपने आप में एक क्या है? शब्द है। लेकिन जब यहां पर दीपावली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है, ये पूर्णतया क्या कहलाएगा? एक सेंटेंस कहलाएगा, एक वाक्य कहलाएगा। यहां ओनली ए वर्ड, यहां केवल एक सिंगल शब्द है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक क्या है? सेंटेंस है, जिसको आप हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो फिर कहता है, ध्यान से सुन ले, जब शब्द का प्रयोग, देखो मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाए या वाक्य में हो, तो वह पद कहलाता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में हो तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। यहां पर ये केवल आज भी शब्द है, कल भी शब्द रहेगा, आने वाली 10 साल बाद भी शब्द रहेगा। लेकिन जब इसी शब्द को आपने किसमें प्रयोग कर दिया? वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो अब ये दीपावली शब्द शब्द ना रह करके क्या बन गया? पद बन गया। अब ये क्या बन गया? पद। तो जब भी किसी शब्द का प्रयोग किसमें हो जाए? एक वाक्य में हो जाए, तो शब्द शब्द नहीं कहलाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द वाक्य बन जाएगा। भाई क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। दूसरी कंडीशन से समझ लो, दूसरी कंडीशन से यहां समझा देता हूं। से से शब्द, ये ट्रिकी मेथड है। से से शब्द और से स्वतंत्र, पैसे पद और पैसे प्रतंत्र, इस तरह याद कर लो। प्रतंत्र का मतलब होता है गुलाम और स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद। तो अब बात क्लियर हो गई कि यहां पर ये दीपावली जो है ये आजाद है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो मतलब से शब्द, से स्वतंत्र। और यहां पर ये दीपावली बांध दिया आपने, इसको गुलाम बना दिया, ये आगे नहीं जा सकती, उस साइड नहीं खिसक सकती। इसका मतलब इस पे बंधन आ गया। और वास्तव में जो बंधन आया वो व्याकरण के नियम का आया है। और व्याकरण के नियम का बंधन आने के कारण कहेंगे कि जब शब्द को व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाए तो शब्द शब्द नहीं रह करके क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। इसका मतलब शब्द और पद में शायद बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया कि शब्द क्या हुआ करते हैं और पद क्या हुआ करते हैं। अब बात आती है, यहां पर मैंने लिखा राजकुमार बीमार है। यहां तक देख लो, एक तो यहां पर केवल एक आदमी का बोध हो रहा है, और नीचे देखा तो इसी शब्द के अंदर कितने शब्द मिले हुए थे? 2 शब्द मिले हुए थे। तो मैंने ये कहा अगर सिंगल है तो शब्द कहलाएगा, और उसके बाद प्रयुक्त हो रहा है तो पद कहलाएगा। तो यहां पर राजा और कुमार ये शब्द ना होकर के किसकी भूमिका में है? पद की भूमिका में है। इसलिए उचित आंसर जो रहेगा, उचित उत्तर जो आपका रहेगा वो रहेगा क्या? समास में प्रयुक्त होते हैं पद, शब्द नहीं होते। फिर से क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देख लो एक बार, ध्यान से एक बार फिर से देख लो। देखिए भाई, दोबारा से कैसे आ गए भाई? अब बात आती है कि शब्द की और पद की, तो इस स्थिति को एक बार क्लियर कर लें। मैंने यहां पे लिखा राजकुमार। राजकुमार अपने आप में क्या कहलाएगा? समस्त पद। अगर ये नाम नहीं पड़ता है तो इसी को हम कहेंगे सामासिक शब्द, सामासिक पद कहेंगे। ये लो भाई, कुल मिलाकर के आदमी एक ही है, और एक आदमी के डबल नाम हो जाते हैं कि गांव में तो उसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है, जब वो अपने ससुराल चला जाता है तो उसको बड़ी तवज्जो मिलती है, सम्मान मिलता है। तो उसी कड़ी में इसके गांव का नाम तो है समस्त पद, लेकिन जब ये अपने गांव को छोड़कर अपने ससुराल की ओर दौड़ पड़ता है तो इज्जत से कहा जाएगा सामासिक पद। दोनों का नाम एक ही है, दोनों कैंडिडेट एक ही हैं,
इसका मतलब हम समस्त पद भी कह सकते हैं, हम उसको सामासिक पद भी कह सकते हैं। आगे बढ़कर के बात आती है तो आपने इसी राजकुमार को क्या कहा, राजा का कुमार। ये सारी चीजें मैं आगे जाकर के फिट बैठा दूंगा। राजा का कुमार जो है ये इसकी तुलना में बड़ा हो गया। यहां पर ये देखा तो ये कैसा दिखाई दिया हमें, संक्षेप रूप में है। संक्षेप ना समझो तो ये कैसे रूप में है, संक्षिप्त रूप में है। और जब बात इसकी आती है तो भाई साहब इसको देखा तो ये विस्तृत रूप में है, और विस्तृत ना समझो तो ये विस्तार हो चुका है। विस्तार का अर्थ होता है फैलना या बड़ा होना। इसकी तुलना में राजा का कुमार बड़ा है। बड़ा है तो मैंने इसको कह दिया इसका विस्तृत रूप है ये, या फिर इसका विस्तार कर दिया आपने। ये जब बात आती है तो ये इसका कैसा रूप है, छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है, संक्षेप रूप है। इसको हम कहते हैं तो कहते हैं कि आपने समस्त पद का क्या बना दिया, बड़ा रूप बनाया, तो वो बन गया सामासिक पद। सॉरी, सामासिक पद नहीं, सामासिक विग्रह। क्या बना भाई, वो बन गया सामासिक विग्रह। ध्यान से देख लो, ये हो गया सामासिक विग्रह। अब कोई भी आपके सामने एक शब्द दिया जाएगा और उस शब्द से क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द का सामासिक विग्रह क्या होगा। जैसे आपसे यही कह दे देशभक्त, आपसे कह दे पितृभक्त, आपसे कह दे तुलसीकृत, आपसे कह दे आस्तिक, आपसे कह दे नास्तिक, आपसे कह दे अस्त्र, आपसे कह दे शस्त्र। ये अपने आप में पद रहेंगे और उन्हीं पदों को कहता है कि उसका बड़ा रूप आपसे पूछता है तो इसका मतलब वो आपसे क्या करवाना चाहता है, सामासिक विग्रह करवाना चाहता है। तो कुल मिलाकर के राजकुमार, संक्षेप या संक्षिप्त, ये सारे शब्द मिलकर के एक सामासिक विग्रह का काम कर देंगे। और सामासिक विग्रह कहता है कैसा रूप हुआ करता है, विस्तृत रूप हुआ करता है। आइए ध्यान से फिर से सुन लीजिए एक बार, और जब फिर से सुनते हो तो बेहद आसान तरीका है समझने का। एक बार फिर से सोचिए, आगे से कभी भी गलत होना नहीं चाहिए, इस बात को जेहन में अच्छे से बैठा लें। देखिए भाई, यदि मैं यहां पे आपसे क्या कहूं, मैं यहां पे कहूं कि समास का अर्थ क्या है, मैं उन सभी चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। समास का आपसे क्या पूछता है, अर्थ पूछता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त ना समझे तो संक्षिप्त का मतलब होता है संक्षेप। अब मैंने इसी चीज को क्लियर कर दिया पहले ही कि जो संक्षिप्त होता है या संक्षेप रूप होता है वो समास के टॉपिक में जो कहलाएगा वो या तो कहलाएगा समस्त पद, समस्त पद ना कहे तो उसी को कहेंगे सामासिक शब्द। क्या कहेंगे, उसी को सामासिक पद। दूसरी श्रेणी में देखो, आपने विलोम शब्द का, संक्षिप्त शब्द का विलोम शब्द पढ़ा, और विलोम आपने पढ़ा या तो इसका विलोम होता है विस्तृत, विस्तृत ना कहें तो इसी का विलोम होता है विस्तार। और इसी विस्तृत या विस्तार की बात आती है तो इसको सामाजिक या सामासिक तरीके से जब पढ़ेंगे तो ये वो रूप होता है जब हम किसी समास का क्या कर देते हैं, सामासिक विग्रह कर देते हैं। इसका मतलब जो बड़ा रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है, जिसमें कोई कारक विभक्ति चिन्ह आकर के बैठ जाए, जो अपने मूल रूप को छोड़ करके बड़ी कंडीशन में बड़ी शर्त के साथ लागू कर दिया जाए, वो सामासिक विग्रह होता है। और जो अपने वास्तविक रूप में दिखाई देता है वो समस्त पद हुआ करता है। इसलिए समास का अर्थ पूछ लिया जाए तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, छोटा, और समास के अंदर जब उसको बैठाया जाए तो वही समस्त पद हुआ करता है। समास का अर्थ होने के बाद संक्षिप्त का विलोम याद रख लेना। संक्षिप्त का विलोम होता है विस्तृत, संक्षेप का विलोम हुआ करता है विस्तार। इसका मतलब जब कंडीशन ये लागू हो जाए कि जब उस चीज को बड़ा करना पड़े तो वो समास के अंदर उसकी प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है कि हम उस शब्द का, उस पद का क्या करने जा रहे हैं, सामासिक विग्रह करने जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई शायद यहां तक। तो इसका मतलब है ये शायद बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार ध्यान से इसको मस्तिष्क में बैठा करके रखना। अब मैं इसकी एक बात और कर लेता हूं, और वो बात है परिभाषा की। भाई तो आप ध्यान से देख लें, एक चीज हमने क्लियर कर ली परिभाषा की बात से पहले कि पद ही क्या हुआ करता है, शब्द होता है, और शब्द ही क्या होता है, पद होता है। बस दोनों का प्रयोग अलग अलग दृष्टि से कर लिया जाता है। अगर सिंगल रूप से प्रयोग में आया है तो शब्द रहेगा, और यदि एक वाक्य के अंदर डाल करके प्रयोग में लिया गया है तो फिर ये पद की भूमिका में रहेगा। तो इसकी परिभाषा में मैंने ये कहा, आपसे कोई पूछ ले शब्द कितने साल का है, आप कोई नहीं जानते इसका हैप्पी बर्थडे कब आएगा, ये जिंदा है या मर लिया, लेकिन इसने हमारे लिए एक बड़ा सुखद काम किया, और वो काम ये किया कि ये शब्द अपने पूरे जीवन काल में केवल कितनी परिभाषाओं को जन्म देता है, दो परिभाषाओं को। एक तो ये परिभाषा बनाता है वाक्य की, और दूसरी परिभाषा बनाता है ये समास की। भाई
समझ लीजिए, सीख लीजिए ध्यान से। मतलब वाक्य के अंदर भी क्या आते हैं, शब्द आते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, ये अपने आप में एक क्या है, वाक्य है। देखे 1 2 3, आपने कितने शब्दों को जोड़ा, 3 शब्दों को। हाँ, हिंदी में भी प्लस का चिन्ह है, लेकिन वो दिखाया नहीं जाता, शो नहीं होता। आप जब भी कंप्यूटर पे लिखते हैं, आप स्पेस देते हैं, सभी शब्दों के बीच की उचित दूरी समान है, उचित दूरी समान है, इसका मतलब सभी में प्लस का चिन्ह है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो मैं राम यहां लिखता, क्रिकेट को मैं वहां लिखता, खेलता है को मैं यहां लिखता, अर्थात इनकी दूरी अलग अलग हो जाती। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि हाँ, इसमें प्लस का चिन्ह है। इस प्लस के चिन्ह को आप योग कह सकते हो, आप जोड़ कह सकते हो। इसकी काम पूछ लिया जाए तो ये किसी दो का मेल करने के लिए आता है, इसलिए परिभाषा आसान हो जाया करती है। और वो परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक किसका मेल कर रहे हो, शब्दों के मेल कैसा होना चाहिए। मेल की जगह योग ले सकते हो, योग की जगह जोड़ ले सकते हो। जोड़, मेल या योग को या जोड़ को, देखो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। बहुत सिंपल है। 2 या 2 से अधिक, अरे जोड़ने के लिए कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए, और हमारे पास तो 2 से ज्यादा है, इसलिए कंडीशन ये अप्लाई होती है। 2 या 2 से अधिक किसका भाई, शब्दों के मेल को या शब्दों के योग को या शब्दों के जोड़ को क्या कहते हैं, वाक्य। इसमें एक चीज घुसानी बेहद आवश्यक रह गई, वो जरूर जोड़नी पड़ेगी। अब जो भी मेल करेंगे वो मेल हमेशा कैसा होना चाहिए, मेल कैसा होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए अलग लिख रहा हूं ताकि इसको हाईलाइट कर रख लिया जाए, इसको हमेशा के लिए याद करवा लिया जाए। मेल हमेशा सार्थक होना चाहिए। यदि सार्थक नहीं है तो हिंदी के अंदर वो वाक्य की गिनती में नहीं आएगा। अगर मैं इसको कह दूं खेलता है क्रिकेट राम, तो गलत वाक्य है, वो वाक्य नहीं कहलाएगा। इसलिए कहता है कि जो भी मेल होना चाहिए वो मेल हमेशा कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और क्लियर करो, राम क्रिकेट खेलता है, ये अपने आप में क्या कोई एक वाक्य है, क्या ये अपने आप में कोई वाक्य है, वाक्य है। अब कहता है इस वाक्य से कोई एक नया शब्द बन सकता है, जी नहीं बन सकता। देख लीजिए, उदाहरण से समझ लीजिए, एक बार इसके पास आएंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। समास के लिए मैंने ये कहा कि भाई फेंक कर चलाया जाने वाला, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अब फेंक कर जो चलाया जाता है वो हथियार क्या कहलाता है भाई, तो वो कहलाता है अस्त्र। अब ध्यान से देखो, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि अस्त्र क्या होता है, तो आप कहेंगे कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अब मैं कह दूं फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है, तो आप कहेंगे अस्त्र। अब यहां पर फिर वही कंडीशन लागू हो गई, देखिए समझिए ध्यान से, क्या हो गई, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। 1 2 3 4 5, कितने शब्द हैं, 5। 5 शब्दों को जोड़ दिया तो कंडीशन वही रहेगी ना, 2 या 2 से, भाई कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से अधिक कुछ भी होते ही हम क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक। क्या किया आपने, शब्दों को क्या किया है, जोड़ा है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के किसको भाई, सार्थक या सार्थक यहां हटा भी सकते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, अब देखो 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल किया तो एक नया शब्द बना कि नहीं बना, उन शब्दों को मिलाने से एक नया शब्द बना कि नहीं बना। अरे जब आपसे ये कहा जाए फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, तो आपके दिमाग में आएगा, कि वो क्या कहलाता है, अस्त्र कहलाता है। इधर आओ, राम क्रिकेट खेलता है, कोई दिमाग में आएगा शब्द जिसमें मैं ये कह दूं एक छोटा सा शब्द जिसका मतलब ये निकलता हो कि राम क्रिकेट खेलता है, नहीं बन पाएगी, बात नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब इस प्रक्रिया को कहेंगे 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला नया शब्द क्या कहलाएगा, नया शब्द समास कहलाएगा। ये याद रखना, ये समास कहलाएगा। इधर भी शब्द की आवश्यकता पड़े, इधर भी शब्द की आवश्यकता पड़े, लेकिन फिर से ध्यान से सुन लो, समास में प्रयुक्त क्या होते हैं, पद कह रहा हूं। अगर पद ऑप्शन में ना आए तो शब्द करके आएंगे। मैं आशा करता हूं 4 से 5 बातें हमने सीखी, बेहद आसान है,
बेहद ही आसान है। आप जरूर इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां आपको समस्या रही हो सकता है कि कमेंट के माध्यम से बताया जा सके। नहीं होता है ऐसा तो फिर आपको आने वाली क्लास में जरूर बताया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। इसलिए मिशन कामयाबी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।